हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हाल ही में आप लगातार आर ओ 2023 की वैकेंसी को लेकर बहुत सी चर्चाएं सुन रहे होंगे और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि आपकी जो आर ओ की वैकेंसी है वो जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी तरीके से आने की संभावना है। और जिन लोगों का यूपीपीसीएस प्री थोड़ा सा बिगड़ गया है या फिर जिन लोगों को यूपीपीसीएस की परीक्षा थोड़ी सी कठिन लगती है उनके लिए ये आर ओ की वैकेंसी बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। बहुत ही डिसेंट सी जॉब है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, सचिवालय में बहुत ही एक डेस्क वाली जॉब मिलने वाली है और 5600 ग्रेड पे की नौकरी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें की यूपीपीसीएस परीक्षा थोड़ी सी टफ लगती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और बाद बाकी जो भी चीज़ें आपके द्वारा मैसेज करके पूछी गई हैं। मैसेज में जो चीज़ें पूछी गई हैं सबसे पहले उनके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका डाउट है ओ लेवल को लेकर, क्योंकि इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन किससे? सिर्फ उन लोगों से जो ए आर ओ पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि जो आर ओ पद के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए किसी भी ओ लेवल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो ए आर ओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी इसकी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे उनके लिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बाद बाकी आर ओ यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए किसी भी ओ लेवल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। बाद बाकी आप लोग लगातार मैसेज में ये भी पूछ रहे हैं कि इस ओ लेवल सर्टिफिकेट के समकक्ष क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि आयोग और किन किन सर्टिफिकेट्स को ओ लेवल के समकक्ष मान सकता है। तो इसके संदर्भ में अभी तक आयोग ने कोई भी खुलासा नहीं किया है, तो मैं इस संदर्भ में आपसे कोई भी जानकारी शेयर करने से थोड़ा सा बचना चाहूँगा। बस आप अभी इतना ध्यान रखिए कि ए आर ओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट अनिवार्य है, वहीं पर आर ओ के लिए आपको किसी भी ओ लेवल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस को समझने से पहले मोटा मोटी हम लोग कुछ और चीजें भी समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी आर ओ यानी कि समीक्षा और सहायक समीक्षा की ये जो परीक्षा है ये 2 चरणों में आयोजित होती है। ठीक है, एक आपका होता है प्री, ठीक, एक आपका होता है मेंस। प्री में हम बात करें तो आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और दूसरा होता है आपका हिंदी का। ठीक है, ये 140 का और ये होता है आपका 60 नंबर का। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। वहीं पर जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे तब आप पहुंचेंगे मुख्य परीक्षा में, जहां पर कि आपको एक जीएस का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा जो कि सेम एज प्री, जो आप 140 नंबर का दे के आए होंगे उस तरीके का। फिर आपको एक हिंदी आलेखन का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है। फिर एक जो ये आपने हिंदी का यहाँ पर दिया है इसी तरीके का एक सामान्य हिंदी का पेपर आपको फिर से मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको निबंध। तो इस तरीके से ये जो आपकी आर ओ की परीक्षा है ये 2 चरणों में विभाजित होगी, प्री और मेंस। प्री में आपके 2 पेपर देखने को मिलेंगे, एक होगा जीएस का और एक होगा हिंदी का। जीएस का पेपर 140 अंकों का 140 प्रश्न, हिंदी का 60 अंकों का 60 प्रश्न, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे जहां पर आपको 4 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे, एक जीएस का जो कि सेम एज प्री, फिर एक हिंदी आलेखन का होगा, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद एक सामान्य हिंदी का मिलेगा,
जो कि आप प्री में जैसे आपने दिया था, फिर उसके बाद निबंध। अब यहाँ पर एक चीज का थोड़ा सा डिस्कस हम लोग और करते हैं, इसकी मेरिट को लेकर कि कितना स्कोर हम लोग यहाँ पर कर लें ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा में पहुंच सकें। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपको जैसे मान के चलिए जीएस का पेपर आपका 140 अंकों का है और हिंदी का कितने का था, 60 का। तो यहाँ पर आप लगभग 85 से 90 का टारगेट बनाकर चलें और यहाँ पर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 50 का होना ही चाहिए। तो आपका जो कुल स्कोर हो वो 135 से 140 के करीब होना चाहिए, तो आप बहुत ही सेफली मुख्य परीक्षा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो आरओ की मेरिट होती है वो ज़्यादा जाती है, बाद बाकी एआरओ की बात करें तो ये इससे लगभग 20 से 25 मार्क्स नीचे जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई मेरिट की, यानी कि आपको स्कोर कितना करना है, 135 से 140, और इसको करने के लिए आपको अपने जीएस के पेपर में 85 से 90 अंक लाने हैं 140 में से, वहीं पर आपको हिंदी में 60 में से 50 लेके आने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये 60 में से 50 तो बहुत बड़ा स्कोर बता दिया, लेकिन अगर आप जब इसके प्रश्नों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें मुख्यतः वही प्रश्न है जो कि लगातार आयोग अपनी विभिन्न परीक्षाओं में पूछता रहा है। मैं बात कर रहा हूं हिंदी की। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा इसके सिलेबस को और डिटेल से देखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आखिर इस परीक्षा को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 140 अंकों का आपका जो जीएस का पेपर होता है उसमें देखते हैं कि क्या क्या आएगा। तो सामान्य विज्ञान जिसमें कि रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान तीनों होंगे, जिसमें कि आपको से बायोलॉजी से प्रश्नों की संख्या ज्यादा मिलेगी, यानी कि जीव विज्ञान से प्रश्नों की संख्या ज्यादा आती है। उसके बाद इतिहास होगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आधुनिक में आ गया। उसके बाद जो भी भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भूगोल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत और विश्व दोनों के। उसके बाद ये भी वही हो गया, और ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स भी इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें पर्यावरण भी आपका पूछा जाता है, जो पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी होता है। ठीक है, वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा, सॉरी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। और इसमें आपको 5 क्वेश्चन रीजनिंग और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैथ्स के भी देखने को मिलते हैं इस 140 वाले आपके जीएस के पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही बेसिक से होते हैं, तो आपको कोई इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई कुछ ऐसा है कि आपको रीजनिंग पूरी पढ़नी पड़ेगी या फिर पूरा मैथ्स लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और आप उनको, अगर आपने कभी भी मैथ पढ़ी है तो आप उनको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कितने, बस आपको रीजनिंग और मैथ्स के मैं बताऊं तो 8 से 9 या फिर 8 से 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी 140 प्रश्नों में दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स भी इसमें पूछी जाएगी, फिर उत्तर प्रदेश विशेष। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस में डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमसे सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें कि रसायन, भौतिकी और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान होगा। भारत का इतिहास होगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो उसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि, और फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, और क्या होगा, करंट अफेयर्स होगी, और उत्तर प्रदेश विशेष होगा। बाद बाकी 8 से 10 प्रश्न आपको वहां पर रीजनिंग और मैथ्स के भी देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का पेपर होगा उसकी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो दूसरा पेपर आपका प्रारंभिक परीक्षा में होना था हिंदी वाला, उसमें क्या क्या है 60 नंबर में। तो ये पेपर आपका 1 घंटा का होगा, और जो जीएस का था वो कितने का होगा, 2 घंटे का। तो जो ये 60 नंबर वाला हिंदी का पेपर है, इसमें आपको 10 शब्द विलोम के दिए जाएंगे। ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 10 प्रश्न मिलेंगे।
तत्वों एवं तत्सम से 10 मिलेंगे, विशेष और विशेषण से 10 शब्द होंगे और पर्यायवाची। यानी कि इस तरीके से आपको इसमें 60 क्वेश्चन इन 6 टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे आसान बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आप इसमें बहुत ही इजीली, अगर आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया है या फिर कहीं से भी अच्छी तैयारी आपने की है, तो आप इसमें इजीली आप 60 में से 50 क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको अपनी एक्यूरेसी पर बहुत ही ज़बरदस्त फोकस करना है। तो ये बात हो गई प्री की, जहाँ पर आपने देख लिया जीएस और हिंदी के दोनों प्रश्न पत्र को। इसके बाद इसके मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें, तो इसमें जो आपका सबसे पहला पेपर है वो सामान्य अध्ययन का होगा, जो कि सेम एस प्री, जो कि 140 नंबर का आप प्री में दे के आएंगे, वहीं पर ये सेम 120 अंकों का मुख्य परीक्षा में भी होगा। और जो इसका सिलेबस है वो पूरी तरीके से प्री में जो आप जीएस का पेपर दे के आए होंगे उसी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, मैंने लिख दिया है, इसका पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के समान होगा। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा पेपर अगर हम देखें मुख्य परीक्षा का, तो ये आपका होगा हिंदी एवं आलेखन का, जिसमें हम देखेंगे कि ये होगा 100 नंबर का। ठीक है, और इसकी जो समय सीमा होगी वो 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसका पूर्णांक होगा 100। अब देखते हैं कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, और यही मैं आपको बता दूं मुख्य परीक्षा का सबसे ट्रिकी पेपर है और मोस्टली लोग इसी में फंसते हैं। ठीक है, बात बाकी तो प्री मेंस लगभग समान है। दिक्कत आती है तो एक आलेखन वाले प्रश्न पत्र में और दूसरा आता है निबंध वाले प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा थोड़ा सा करें अगर इसकी डिटेल में, तो आपसे इस पेपर में क्या पूछा जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा जिसका शीर्षक पूछा जाएगा, सारांश पूछा जाएगा, और उन्हीं में से किन्हीं 3 लाइनों को रेखांकित करके उन रेखांकित अंशों की व्याख्या भी आपसे पूछी जाएगी। और ये सब कुछ जो होगा वो होगा 21 नंबर का, जिसमें 3 अंक का होगा शीर्षक, 6 अंक का होगा सारांश और 12 अंक का होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, तो ये हो गया गद्यांश के संदर्भ में प्रश्न। उसके बाद आपको किसी भी सरकारी पत्र को वहां पर दिया जाएगा और उसका सारणी रूप, यानी कि उसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाएगा, तो ये आपका होगा 15 अंक का। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा जाता है पत्राचार, यानी कि जो आप लेटर राइटिंग करते हैं, समीक्षा अधिकारी का एक मुख्य कार्य, सही बताऊं तो ये पत्राचार ही होता है। तो इसमें आपको बहुत ही परिपक्व बनना है और पेपर में भी आपके पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए। और ये जो पत्राचार आपका पूछा जाएगा ये कुल 24 अंकों का होगा, जिसमें कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इतनी चीजें इस पत्राचार के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जाएगा, पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की शब्दावली होंगी। और इसमें आपको क्या करना होगा कि हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द लिखने होंगे और फिर 5 शब्द आपको अंग्रेजी से हिंदी में लिखने होंगे। ठीक है, और इनका ये 5 शब्द होंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा, तो इस तरीके से 10-10 अंक का ये हो गया। उसके बाद इसमें 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होंगी, जिसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा, और ये भी प्रत्येक 2 नंबर का होगा, इस तरीके से ये भी 10 अंक का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका जो हिंदी आलेखन का प्रश्न पत्र है वो 100 नंबर का हो जाएगा, और इतनी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक फिर से सामान्य हिंदी का वास्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, कि जो कि सेम एस प्री होगा, बस इतना होगा कि वहां पर 6 टॉपिक पूछे जाते थे, यहाँ पर कितने हैं, 5। तो यहाँ पर विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तत्वों और विशेषण विशेष, प्रत्येक से टॉपिक से 6 शब्द आपको, यानी कि 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से ये पूरा पेपर आपका 60 अंक का हो जाएगा, और इसकी जो समय सीमा होगी वो होगी आधे घंटे। ठीक है, उसके बाद आपका जो मुख्य परीक्षा में चौथा पेपर होता है वो होता है निबंध का, और इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। एक हिंदी आलेखन में वाले में फंसेंगे, और इसमें बाद बाकी तो जो प्री में था वही मेंस में आपका है।
तो यहाँ पर आपको क्या है कि 3 घंटा समय दिया जाएगा और इसमें आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है, कितने? 3 निबंध लिखने होंगे और प्रत्येक निबंध होगा 40 अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक होंगे। एक साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, एक खंड में ये आपको इन टॉपिक से निबंध देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको एक ही हल करना होगा। ऐसा नहीं है कि इनमें से आपको तीनों करने हैं। सॉरी। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे वाले खंड में विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। इनमें से आपको किसी एक पर एक लिखना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इनमें से आपको एक लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको कुल वहां पर 9 निबंध दिए गए होंगे, जिनमें से कि आपको 3 लिखने होंगे और प्रत्येक खंड से आपको एक लिखना है और एक निबंध 40 अंक का है। इस प्रकार से आपको 3 जब लिखेंगे तो ये पूरे 120 अंक के हो जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा की आप बात करेंगे तो 120 का जीएस वाला हो गया आपका, 100 नंबर का आलेखन वाला हो गया, 60 हिंदी का हो गया वास्तुनिष्ठ वाला, और 120 का निबंध हो गया। इस तरीके से ये आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो टोटल 400 नंबर की हो जाती है। तो ये हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इसका सिलेबस देखा। बाद बाकी आप वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आयोग के पास बहुत पहले से 200 से 250 पोस्ट का अध्याचन पड़ा हुआ है। अब पता नहीं आयोग क्यों इतनी देरी कर रहा है, लेकिन अब जो ये वैकेंसी आने की सूचना मिली है इस पर काफ़ी मतलब जोर है। आयोग भी जोर दे रहा है कि इस वैकेंसी को आपको जून के अंत सप्ताह में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आप लगातार अपनी तैयारी को करते रहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिनके लिए ये तैयारी मुश्किल हो रही है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इस वाले आरओ की पूरी तैयारी आपको इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और पूरी तैयारी के बारे में पता कीजिए। हमारे यहाँ पर इंटेलेक्टो के ऐप पर आपको आरओ का कंप्लीट बैच आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि आपको इस परीक्षा से संबंधित कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेगी। ठीक है, तो आप इस नंबर पर पता कीजिए। बाद बाकी मैं ऐप का लिंक और इस नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।